तो मन्नत आगे डिस्कशन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में जान लिया था। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कुछ जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स यूज हुए थे, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन, इनको भी जाना था और कुछ एसोसिएटेड टर्म्स को भी जाना था। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, इंटरेस्टेड यूजर्स में जो इंटरनल यूजर्स हैं और जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो कौन कौन होते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, हमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अकाउंटिंग के मीनिंग में, अकाउंटिंग के डेफिनेशन में ये सारी टर्म्स तो यूज़ होती हैं कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स से। लेकिन इसके अलावा अकाउंटिंग के कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं जो कि अकाउंटिंग टर्म, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो वो क्या है, हमें कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे सामने होती है, हमारे सामने कहने का मतलब ये है किसी भी बिजनेस फर्म के सामने या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सामने जब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो लोग प्रिपेयर करते हैं या प्रिपेयर करने की सोचते हैं, तो उसके साथ जुड़ी हुई कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और वो है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको क्लासिफाई करना, अगर वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसको समराइज करना, और उसके बाद इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उसको एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना, ताकि जो कंपनी है, जो बिजनेस फर्म है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्यूचर के जो डिसीजंस हैं उसको ले सके कि अब आगे हमें कंपनी के साथ क्या करना है, आगे हमें अपने काम धंधे के साथ क्या करना है, क्या हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए। एक तो ये सवाल आ सकता है कंपनी के सामने, या तो हमें उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। यानी कि अगर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली बात है मन्नत, अगर लॉस की सिचुएशन होगी तो कोई भी मालिक ये चाहेगा ना कि अगर मेरे 4 शोरूम है तो मैं 1-2 बंद कर दूं, है ना। और अगर प्रॉफिट धड़ाधड़ होते चला जा रहा है तो फिर कोई भी बिजनेस चलाने वाला कोई पर्सन है जो ये सोचेगा कि चलो प्रॉफिट तो आ रहा है, अब एक ब्रांच से 4 ब्रांच कर लेते हैं और दुकानें खोल लेते हैं और सारी जगह पर अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। तो हम सीखते हैं इन तीनों टर्म्स को जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग की। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना। तो क्लासिफिकेशन का या क्लासिफाइंग का मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप आपके बिजनेस के साथ जो भी एसोसिएटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं आप उनको ग्रुप कर देते हो, प्रॉपर तरीके से आप उसको अरेंज कर देते हो, ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। एग्जाम्पल, ट्रांजैक्शन बहुत अलग अलग तरह की होती हैं एक काम धंधे में जुड़ी हुई। जैसे आपने किसी से रॉ मटेरियल मंगवाया, तो जो रॉ मटेरियल मंगवाने के टाइम पर जब आप किसी को, सामने वाले को पैसे दोगे और आपको माल मिला है, ये एक प्रकार की ट्रांजैक्शन हो गई। फिर मान लो कि अगर आपके काम धंधे में आपको कुछ बने बनाए माल की आवश्यकता है, जैसे हम सेम एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि आपकी कपड़ों की दुकान है और वहाँ पर आप जीन्स, प्लाजो, सलवार कमीज़ ये सब बनाते हो और आपको बटन्स की रिक्वायरमेंट है, तो किसी भी एक दुकान वाले के साथ आप डील करोगे और उससे बना बनाया जो प्रोडक्ट है वो ले लोगे, बटन्स खरीद लोगे आप, ताकि वो आप अपने कपड़ों में यूज़ कर सको। तो आप बटन वाले को भी फिर पैसे दोगे, है ना। फिर जहाँ से आप पॉलीथीन लेकर आओगे कपड़ों को पैक करने के लिए, तो पॉलीथीन वाले के साथ आपने डीलिंग कर ली, उसको आपने पैसा दिया, तो ये एक प्रकार की ट्रांजैक्शन है। तो क्लासीफाइंग का मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आपकी जो भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई होती है, यानी कि पैसे का जो भी इनफ्लो हुआ होता है या फिर जो आउटफ्लो हुआ होता है, आपने पैसे खर्च करे कोई सामान वगैरह खरीदने पर या कोई बिल वगैरह कोई पेमेंट देने पर, और आपने सामान बेचने के बाद आपको जो पैसे की, आपके जो प्रॉफिट को, आपके पास जो प्रॉफिट आया, उन सारे ट्रांजैक्शन को आप ग्रुप कर देते हो। एक प्रकार के ट्रांजैक्शन को आप एक जगह पर रिकॉर्ड करते हो। जैसे आप इसकी बड़ी सारी डायरी एंट्रीज बना लोगे, रॉ मटेरियल, हमारा रॉ मटेरियल जो है वो कितना लगता है, जो बने बनाए प्रोडक्ट हैं जो कि हम अपने सामान के अंदर यूज़ करते हैं वो कितने हम लेते हैं,
पॉलीथीन हम कितनी मंगवाते हैं, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई कर देते हो। अब ये डिपेंड करता है, ये तो मन्नत आप समझ पा रहे होगे, ये तो काम धंधे चलाने वाले पर्सन के ऊपर है कि उसको इस प्रकार से क्लासीफाई करना है या किसी और प्रकार से क्लासीफाई करना है ना। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, ट्रांजैक्शंस पोस्टेड टू द लेजर। ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल को छोड़ दो, आप बस ऐसा मान लो कि आपके पास एक किताब है, एक डायरी आपने बना रखी है, उसके अंदर आप बहुत सारे प्रकार की ट्रांजैक्शन को नोट डाउन कर रहे हो। उन ट्रांजैक्शन को आपने कैटेगराइज कर दिया है, जैसे ये एक प्रकार की ट्रांजैक्शन, ये दूसरे प्रकार की ट्रांजैक्शन, ये तीसरे प्रकार की ट्रांजैक्शन। तो ऐसे करके आपने अपनी ट्रांजैक्शंस को, अलग अलग प्रकार की ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई कर दिया है। ये है क्लासीफाई करने का प्रोसेस। दूसरा है समराइज करना। समराइज में क्या होता है, कोई भी जो हमारे पास बहुत ज़्यादा भारी भरकम इंफॉर्मेशन है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसको आप प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में छोटा करके लिखते हो या छोटा करके प्रेजेंट करते हो, इसी को बोलते हैं ना समराइज करना। तो समराइजेशन में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द डेटा इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। आप इसको एक अंडरस्टैंडेबल तरीके से अपने डेटा को जो है वो प्रेजेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक महीने की आपको अपने बिजनेस की हालत, अपने दुकान की हालत देखनी है, तो आप क्या करो, एक तरफ आप अपने लिख दो कि आपका एक्सपेंडिचर जो होता है वो कितना होता है, आपके खर्चे जो हैं सारी चीज़ों को मिलाकर वो कितने हो रहे हैं, और आपके पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो कितना हो रहा है। खर्चों में जैसे आपका आ जाएगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो गया है वो कितना गया है इस महीने का, या फिर आपको जो रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ा, उस रॉ मटेरियल को मंगवाने के ऊपर आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ा, जो बंदा रेडी पर, ट्रक पर, रिक्शे पर, किसी भी चीज़ पर सामान रख कर आया था तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको कितनी भुगतनी पड़ी। उसके बाद आपकी जो सेलिंग हुई है, वो सेलिंग के बाद जो आपको प्रॉफिट मिला है, तो वो प्रॉफिट आपको क्लोथ से कितना मिला है। कोई आपके बिजनेस के साथ कोई एसोसिएटेड बिजनेस है, जैसे एक काम धंधे के साथ आप कोई दूसरा काम धंधा भी कर रहे हो, तो जो सेकेंडरी आपका जो बिजनेस है, ये जो आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जो बनेगा, आप उसके प्रॉफिट को नोट डाउन करके लिखोगे। तो आपने क्या करा, आपने सारे प्रकार के खर्चों को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, सारे प्रकार के मिलने वाले जो प्रॉफिट है आपने उसको कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, ताकि आपके सामने एक ऐसा डेटा आ सके जिसको आप खुद समझ सको, ताकि आप जो बिजनेस डिसीजंस हैं उसको आप अच्छी तरीके से ले सको। ठीक है, तो समराइजेशन में क्या होता है, कोई भी जो काम धंधा करने वाला जो पर्सन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है। ठीक है, अब उसके लिए अलग अलग टर्म्स यूज करे जाते हैं, इसको हम आगे चलकर सीखेंगे, जैसे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके अलावा बैलेंस शीट। इन सारे टर्म्स को भी हम आगे चलकर जानेंगे। उसके बाद जब आपने इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई कर लिया, उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर समराइज कर लिया, अब आता है एनालिसिस करना। जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि फ्यूचर डिसीजन लेना कि आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या रिस्ट्रिक्ट करना है। तो इससे ना यूजर्स की मदद होती है ताकि वो एक साउंड और मीनिंगफुल डिसीजन ले सकें अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कि आप, अच्छा, साउंड का मतलब ये होता है यू कैन टेक, इफ यू आर एबल टू टेक गुड डिसीजंस, मीनिंगफुल डिसीजंस फॉर योर बिजनेस, उसको हम साउंड डिसीजंस कहते हैं। यहाँ पर साउंड का मतलब आवाज़ नहीं है, इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है अच्छे डिसीजंस लेना अपने बिजनेस से रिलेटेड। जब आपके सामने डेटा होगा तो वो डेटा आपको दो ही चीज़ें बताएगा कि या तो आपका काम धंधा प्रॉफिट के अंदर चल रहा है या कुछ काम धंधे जो हैं वो लॉस उठा रहे हैं। तो उसके बेसिस पर आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, और उसी से फिर आपको पता लगेगा कि मुझे नियर फ्यूचर के अंदर क्या रास्ता लेना है, क्या मैं अपने काम धंधे को बढ़ाऊं या फिर थोड़ा सा कम कर दूं ताकि मेरा जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मन्नत कि जो अकाउंटिंग है वो आर्ट है या फिर साइंस है, वो कला है या फिर विज्ञान का एक रूप है। तो अकाउंटिंग को दोनों कैटेगरीज में आप पुट कर सकते हो कि अकाउंटिंग एज अ डिसिप्लिन, अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट एक आर्ट की फील्ड भी है, एक साइंस की फील्ड भी है। ये आर्ट कैसे, ये कला कैसे है? अकाउंटिंग एक कला इसलिए है क्योंकि एक कंपनी, एक दुकानदार या कोई भी एक छोटा से छोटा कोई बिजनेस चला रहा हो,
फैक्ट्री चला रहा हूँ, इंडस्ट्री चला रहा हूँ, और एक गली में कोई भी दुकान है, तो जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, पर्सन अगर उसको रिकॉर्ड करना जानता है, उसको क्लासिफाई करना जानता है और उसको समराइज करना जानता है, ये जो 3 चीज़ें हमने पढ़ी, कि यानी कि आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने क्लासिफाई कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, तो अगर ये वाला जो काम होता है तो हम बोलते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है। अकाउंटिंग साइंस कैसे है? अकाउंटिंग साइंस इसलिए है, इसको साइंस के साथ एसोसिएटेड इसलिए चीज़ मानी जाती है बिकॉज इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस में सारी चीज़ें, जैसे कोई भी आप साइंटिफिक डिसिप्लिन पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन हैं। इन सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की हम बात करें तो क्या होता है, नॉलेज जो होती है वो एक ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट करी जाती है। जैसे अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बॉडीली रिलेटेड फंक्शंस की अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है और वो सारी नॉलेज जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स पर काम करती है। ऐसी तरीके से अकाउंटिंग जो है वो हवा में तीर चलाने जैसा नहीं है। आप यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हो और प्रॉपर वे में अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आप उतना अच्छी तरीके से अकाउंटिंग को मैनेज कर सकोगे अपने काम धंधे से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस की। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कैसे होता है? जैसे अगर मान लो आपको अकाउंटिंग करनी है, आपकी कोई दुकान है, कोई शोरूम है, कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, आपको अगर अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो वो आप स्टार्ट करोगे कैसे? सबसे पहले तो देखो आपको करना क्या है कि आपको जो आपके पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सबसे पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको रिकॉर्ड करो, फिर आप उसको क्लासिफाई करो और फिर उसको समराइज करो। एंड में जाकर आप उस नॉलेज को इंटरप्रेट करो विच इज रिलेटेड टू वेरियस कंसर्न पार्टीज। अब वेरियस कंसर्न पार्टीज यहां पर कौन है? मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था। एक तो देखो मैनेजमेंट के लोग आ जाते हैं इसके अंदर, जो कि संभाल रहे होंगे काम धंधे को, है ना। एक तो आ जाएगा, हमने यहां पर बात करी थी, जो ओनर्स होंगे बिजनेस के। फिर कुछ इंटरनल यूजर्स और कुछ एक्सटर्नल यूजर्स। तो ये होती है कंसर्न पार्टीज, जिनको हम ऐसा भी करके समझ सकते हैं कि दीज आर इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। और इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो बॉसेज होते हैं कंपनी को चलाने वाले, या फिर कोई ओनर है किसी कंपनी का, किसी शॉप का या किसी शोरूम का। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो आपको इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई आपने कर लिया, फिर आप उसको दर्ज करो, रिकॉर्ड करो किसी एक डायरी वगैरह में लिखकर। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन फैल रखी होगी, पूरे महीने आपने अपने खर्चे भी नोट डाउन कर रहे थे, आप प्रॉफिट भी नोट डाउन कर रहे थे। मंथ के एंड में जाकर आप उसको प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई कर दो। क्लासीफाई करने के बाद आप उसको फिर समराइज करो, ठीक है, उसको छोटा करके बनाओ और उसके बाद आप अपनी इंटरप्रिटेशन करो या एनालिसिस करो। ठीक है, तो इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो आपको इसी ऑर्डर में याद करना पड़ेगा, IRCSI या फिर A। आई से है इंटरप्रिटेशन, ठीक है, सॉरी, आई से है आइडेंटिफिकेशन, आर से है रिकॉर्डिंग, सी से है क्लासिफाइंग, एस से है समराइजिंग, और ये जो आई है I/A, इसका मतलब होता है इंटरप्रिटेशन करना या फिर एनालिसिस करना उसकी। समझ गए? क्लियर हो गया? अब हम ये जानते हैं, ये डायग्राम आप देखो, आपके पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, आपने जो भी खर्चे करे हैं या जो भी आपको पैसा मिला है, आपका उसके पास रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये चीज स्टार्ट होगी यहां से। सबसे पहले आप क्या करोगे? स्टार्ट कहां से होती है पूरी कहानी? आई से। आई का मतलब क्या है? आइडेंटिफाई करना। तो आपने आइडेंटिफाई करा, सबसे पहले तो क्या आप चेक करोगे कि कितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो हुई है एक महीने के अंदर, कितनी कितनी जगह पर आपका पैसा जो है वो खर्च हुआ है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप क्या करोगे? उसको नंबर 2 प्रोसेस हो जाता है, आप उसको रिकॉर्ड करोगे।
रिकॉर्ड कैसे करोगे? एक जर्नल बनाकर। जर्नल का ये देखो ये लिखा हुआ है जर्नल। जर्नल का मतलब होता है आप उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से एक डायरी वगैरह बनाओगे, जहां पर आप बड़े सारे आइटम्स को जो है वो लिस्ट डाउन करोगे, ठीक है, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, और उसको अलग अलग तरीके से नाम दिए जाते हैं। जैसे आप कैश बुक मेंटेन करोगे जर्नल में, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। हम इन सारे टर्म्स के बारे में आगे चलकर जानेंगे काफ़ी डिटेल्ड तरीके में, ठीक है। रिकॉर्ड कर लिया आपने। अब रिकॉर्ड करने के बाद आप करोगे इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई। क्लासीफाई जैसे आप करोगे तो उसको आप अपने लेजर के अंदर पोस्ट कर दोगे। ये भी अगेन एक प्रकार की डायरी ही होती है, जहां पर आप अपने लेजर अकाउंट के अंदर इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई कर देते हो, प्रॉपर तरीके से आप उसको कंपार्टमेंटलाइज कर देते हो, ऑर्गेनाइज कर देते हो। जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करा, उसके बाद फोर्थ स्टेप होगा, आप उसको फिर समराइज करोगे। समराइज जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो इंफॉर्मेशन होगी, जो नॉलेज होगी, उसको आप समराइज करके लिखोगे इन ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इन सारे टर्म्स के बारे में भी हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम आगे चल के जानेंगे। समराइज करने के बाद अब आप करोगे उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज या इंटरप्रेट। तो ये होगा आपका फिफ्थ स्टेप। जो इंटरेस्टेड पार्टीज जो होंगी, जैसे कंपनी के जो मालिक हैं, जो बॉसेस हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या कोई दुकानदार कोई दुकान चला रहा है अपनी, कोई शोरूम वाला जो है उसकी फैमिली जो है एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो जो इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी वो डिसीजंस ले सके अपने काम धंधे के ऊपर। इसलिए एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, ताकि इंटरेस्टेड पार्टीज डिसीजन ले सकें कि आगे चलकर उनको काम धंधे में क्या करना है, बढ़ोतरी करनी है या थोड़ा सा गिरावट की तरफ उसको लेकर आना है अगर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो। और ये जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, जब ये हो जाएगी, इंटरेस्टेड पार्टीज को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो डिसीजन ले सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें कि कंपनी ने क्या डिसीजन लिए, कंपनी ने क्या सोचा, नई नई काम धंधे एक कंपनी क्या और खोलना चाह रही है, या फिर प्रीवियस साल के काम धंधे उसने क्या क्या बंद कर दिए हैं, ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को दिए जाएंगे। और इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पहले ही बता दिया था। इंटरनल यूजर्स में आते हैं कंपनी के सीईओज, वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स या फिर लेबर यूनियंस, ठीक है। मन्नत क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा कुछ भी? बस ये इसी ऑर्डर में याद रखना, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, और फिर इंटरप्रेट करना या एनालिसिस करना। और उसके बाद वैसे आप एक स्टेप यहां पर और मेंशन कर सकते हो, मतलब वो इंटरप्रिटेशन एनालिसिस तक तो वैसे सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरेस्टेड यूजर्स को सारी चीज़ें कम्युनिकेट करना बस। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन से सारी चीज़ें शुरू हुई, फिर रिकॉर्डिंग हुई उसकी, क्लासीफाई करा गया उसको, समराइज करा गया, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करी गई उसकी, और फिर इंटरेस्टेड यूजर्स जो थे, इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर्स, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई, उन तक ये इस वाली बात को कम्युनिकेट करा गया, ठीक है। हाँ, ये मतलब बेसिकली क्या है, देखो क्वेश्चन जो आपको बनाए मतलब दिए जाएंगे, जैसे एक आपको एमसीक्यू दे दिया, उसके अंदर एक फिल इन द ब्लैंक लगा दिया क्वेश्चन के अंदर कि बताओ ये वाला जो स्टेप है इसके अंदर ये चीज़ क्या होती है। जैसे अगर आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेप के अकाउंटिंग के अंदर ये कैश बुक, सेल्स रिटर्न बुक वगैरह मेंटेन करी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए वो रिकॉर्डिंग का काम है। कौन से अकाउंटिंग के स्टेप के अंदर ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करा जाता है, तो वो समराइजेशन है, समराइज करना। कौन से स्टेप के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को सारी चीज़ें बताई जाती है, तो वो कम्युनिकेटिंग हो गया, है ना। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आएंगे मतलब ये। लेकिन सारी चीज़ें जो स्टार्ट होंगी वो ऐसी होंगी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई तो हो कम से कम कंपनी की, है कि नहीं। मतलब मन्नत, एक दुकानदार ने कम से कम काम धंधा कर रखा हो, उसका 1 महीने का रिकॉर्ड हो, तभी तो वो ये सारे काम कर पाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए पूरी कहानी जो स्टार्ट होती है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से होती है, ओके। इसमें कुछ टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अच्छा,
आपका सरनेम भी गुप्ता है ना, तो बस ठीक है, बनिया माइंडसेट के साथ इसको समझना है, ठीक है। काम धंधा चरम सीमा पर। फिर हम समझते हैं और कुछ टर्म्स को, कॉन्सेप्ट्स को, डैट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इन टर्म्स में क्या फ़र्क होता है? देखो अभी तक मन्नत हम बार बार ये वाली बात करे जा रहे हैं ना कि एक कंपनी जो है, कोई फर्म है, कोई बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकानदार है, कोई शोरूम चलाने वाला बंदा है, वो एक बुक मेंटेन करेगा जिसके अंदर वो सारे अपने खर्चे और प्रॉफिट्स वगैरह को, रॉ मटेरियल वगैरह को, सारी चीज़ों को मतलब लिखेगा, है ना। तो ये बुक कीपिंग की एक कला होती है अकाउंटेंसी के अंदर। तो ये है क्या बुक कीपिंग, इसको ज़रा हम अंग्रेजी शब्दों के अंदर थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है क्या बुक कीपिंग का? इतना तो वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि कोई जो बुक है उसको मेंटेन करा जा रहा है। तो ये सिंपली एक ऐसी कला होती है जहाँ पर कोई भी दुकानदार जो है, शोरूम चलाने वाला कोई मालिक है, कोई भी है, फैक्ट्री फर्म का ओनर, बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट जाइंट्स को चलाने वाले जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक ऐसी डायरी के अंदर। और मैंने कल आपको क्लियर कर दिया था, ये कोई फिजिकल डायरी और फिजिकल बुक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन भी आप लैपटॉप, कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर, किसी ऐप के अंदर इन सब चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। और उसको कहा जाता है, इसको आप, इस कला को आप बुक कीपिंग भी कह लो, और जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं उसको हम बुक ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, क्योंकि हमारा लेना देना होता है ट्रांजैक्शन से। और यहाँ पर हम अकाउंटिंग के अंदर दो चीज़ें आती है ना मन्नत, एक तो क्रेडिट साइड और दूसरी साइड होती है डेबिट साइड, है ना। तो उसको जब लिखा जाता है क्रेडिट साइड यानी कि इनफ्लो ऑफ मनी वाले आइटम्स को, डेबिट साइड मतलब आउटफ्लो वाले आइटम्स को, उसको हम कहते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स। तो ये अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है और ये काफ़ी ज़रूरी पार्ट होता है। तो इट इज़ कंसर्न विथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही तो हमें लिखनी होगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही तो लिखनी होगी इस किताब के अंदर, है ना, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर लिखना क्या है? सारी वो वाली बातें लिखनी है जो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं। लेकिन कौन सी बातें? कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करा गया, उसके बाद उसको मेजर करा गया, मेजरिंग के बाद भी यहाँ पर कॉमा आएगा, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करा गया, और फिर उसके बाद क्लासीफाई करने के बाद किताब के अंदर लिख दिया गया। पहले तो आपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करा, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आइडेंटिफिकेशन होगी कि आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई है, एक महीने के अंदर आपने कितना काम धंधा करा है, ठीक है। उसके बाद आप उसको मेजर करोगे, किस हद तक हुआ है खर्चे, किस हद तक प्रॉफिट आया है, आपने रिकॉर्ड कर लिया उसको। फिर क्लासीफाई करने के बाद प्रॉपर तरीके से आपने सब पॉइंट्स बनाकर, सब हेडिंग्स देकर उसको जिस किताब के अंदर लिख लिया, वो किताब कहलाती है आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं बुक कीपिंग। समझ गए क्या है बुक कीपिंग? कोई दिक्कत? क्लियर है? अब यहां पर दो टर्म्स हैं जो कि हमें एक जैसी लगती हैं, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, दोनों में लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है, समझते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक ना वाइडर कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ हम बुक कीपिंग का काम नहीं करते हैं। मतलब आप सोचो कि आप एक किताब ले आओ, एक डायरी ले आओगे और उसके अंदर सारी चीज़ें आपने रिकॉर्ड कर ली, दर्ज कर ली, आपको मैं तो अकाउंटिंग कर रही हूं। नहीं, अकाउंटिंग बुक कीपिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। यहां पर आप क्या कर रहे थे बुक कीपिंग के अंदर? आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आप आइडेंटिफाई कर रहे थे, मेजर कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, क्लासीफाई कर रहे थे। अकाउंटिंग के अंदर आप उसको समराइज भी करोगे, आप उसकी एनालिसिस भी करोगे, उसको इंटरप्रेट भी करोगे, और फिर जो इंटरेस्टेड यूजर्स होंगे आप उनको उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट भी करोगे। और वो इंटरेस्टेड यूजर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं वो, या फिर वो हो सकते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। तो यहां पर क्लासीफाई करने तक की प्रक्रिया आ जाती है बुक कीपिंग के अंदर, लेकिन उसके बाद समराइजेशन वाला जो काम है, एनालिसिस और इंटरप्रेट वाला जो काम है, और इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करने वाला जो काम है, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। क्लियर हो गया? ठीक है। यानी कि आप ऐसा मान लो, अगर आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्लासिफाइंग कर रहे हो, जैसे ये देखो, इतना पार्ट अगर आप कर रहे हो ये, तो आप बुक कीपिंग कर रहे हो। लेकिन इसके साथ आप अगर इसको भी ऐड कर दो, समराइज करना,
एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना और कम्युनिकेट करना अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड यूजर्स के साथ, तो वो प्रोसेस बन जाएगा फिर अकाउंटिंग का। यानी कि बुक कीपिंग सिर्फ इतना है, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो इन सभी 6 स्टेप से मिलकर बना होता है। क्लियर हो गया? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है, जैसे मतलब मान लो वो एक बड़ा पार्ट है और उसका एक छोटा सा जो सब पार्ट है वो होगा हमारे लिए बुक कीपिंग, या फिर जिसको हम बुक ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है देखो, बुक ऑफ अकाउंट्स। और ये जो बड़ा सर्कल है ये है अकाउंटिंग, जो कि 5 या फिर 6 स्टेप से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक टर्म और है यहां पर जिसको कहा जा रहा है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी अकाउंटिंग के साथ ही रिलेटेड चीज है। अकाउंटिंग में तो क्या हो रहा है कि पर्सन जो भी कोई चीज कर रहा है या कर रही है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये सब चीजों की इंफॉर्मेशन अगर आप थ्योरेटिकल मैनर में ले रहे हो, आप थ्योरेटिकल मैनर में अगर इन सब चीजों को समझ रहे हो कि ये आइडेंटिफाई करना क्या होता है, मेजर करना क्या होता है, रिकॉर्ड करना क्या होता है, क्लासिफाई करना क्या होता है, क्या मतलब होता है समराइजेशन का, एनालिसिस का, इंटरप्रिटेशन का या कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, अगर आप इन सब की थ्योरी के बेसिस पर अगर नॉलेज ले रहे हो अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो वो कहलाती है अकाउंटेंसी। तो ये अकाउंटिंग का एक थ्योरी वाला पार्ट होता है, यानी कि ये अकाउंटेंसी जो है इट इज अबाउट स्टडिंग द सब्जेक्ट और डिसिप्लिन ऑफ अकाउंट्स। सब्जेक्ट कह लो आप उसको, डिसिप्लिन कह लो। अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को पढ़ना थ्योरेटिकल मैनर में वो अकाउंटेंसी कहलाता है। तो इट इज अ थ्योरी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। और जबकि जो अकाउंटिंग है, मैंने आपको बताया ना, वो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आप जो भी चीजें अकाउंटेंसी से सीख जाओगे, थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन को सीख जाओगे, जब आप उस नॉलेज को अप्लाई करने लगोगे तो वो नॉलेज की एप्लीकेशन जो है वो अकाउंटिंग का पार्ट मानी जाएगी। क्लियर? अब यहां पर एक फैक्ट दे रखा है कि जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग भी कोई थ्योरेटिकल चीज तो है नहीं, मतलब नॉलेज उसकी थ्योरेटिकल हो सकती है। बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही पार्ट है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है और अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंसी का पार्ट है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा मान सकते हो। देखो, ये जो सबसे बड़ा जो सर्कल है ये होगा आपके लिए पहले तो थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करना, जिसको हम कहेंगे अकाउंटेंसी। फिर उस थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझना, अकाउंटेंसी के अंदर जो भी थ्योरी होगी उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना, वो बन जाएगा अकाउंटिंग। और उसके बाद अकाउंटिंग के अंदर जब आप अपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करोगे, आप बुक कीपिंग करोगे, वो सबसे छोटा पार्ट है। समझ गए? सबसे बड़ी चीज है अकाउंटेंसी, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के अंदर फॉलो होता है बुक कीपिंग का प्रोसेस। क्लियर है? अब मन्नत हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, इसका जो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमैटिक वे में एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अकाउंटिंग मतलब हम करते ही क्यों हैं, यानी कि अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट से हमने जो भी चीज़ें सीख रखी हैं उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर ही क्यों रहे हैं, तो वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें।
तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं एक कंपनी की, एक फर्म की, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। या कोई भी ऐसे जो इवेंट्स होते हैं एंटरप्राइजेस के, एंटरप्राइजेस का मतलब भी वही होता है, फैक्ट्री, कंपनी, इंडस्ट्रीज वगैरह, बिजनेस वगैरह, ठीक है, हम उसको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं जिससे वेरीफिएबिलिटी एनेबल होती है एंड इट एक्ट्स एज एन एक्सीडेंस। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हो, आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसको मेंटेन करने से वो वाली चीज वेरीफाई हो पाती है। वरना ऐसे आप अपने माइंड के ऊपर, अपनी मेमोरी के ऊपर कब तक भरोसा करोगे? अपनी मेमोरी के ऊपर कब तक भरोसा करोगे कि आप ये सोचो यार ठीक है, जो भी कस्टमर आया था मुझे याद है इतनी तारीख को एक दिन ये वो ले गया था, ऐसा ले गया था, हमारा इतना खर्चा हुआ था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप भूल जाओ उस चीज़ को। तो बेटर ये होता है कि उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर लो, लिख लो, उसको रिकॉर्ड कर लो। तो ये होता है पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा है अकाउंटिंग का इस्तेमाल करके हम आराम से प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना आपको प्रॉफिट हुआ और कितना एक बिजनेस को लॉस हुआ, ये चीज़ हमें अकाउंटिंग से पता लगती है। अकाउंटेंट से हमें एक बिजनेस, एक फर्म, एक दुकानदार की, एक शोरूम वाले की फाइनेंशियल पोजीशन का भी अंदाज़ा लगता है। ठीक है, हमें बेसिकली किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में हुई, या फिर कोई जो दुकानदार दुकान चला रहा है, शोरूम किसी का चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, किसी की इंडस्ट्री चल रही है, उसका हमें एक स्नैपशॉट मिल जाता है। स्नैपशॉट का मतलब ये है कि हमें उस काम धंधे का एक प्रॉपर तरीके से ओवरव्यू मिल जाता है। ठीक है, बाय रिकॉर्डिंग वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज वो चीज होती है जो कि एक प्रकार से डेट का पार्ट होती है। वरना समझते हो डेट क्या होता है? कर्जा एक तरीके का है ना, जो आपको देना पड़ता है, तो वो आपके ऊपर एक बोझ की तरह घूमती रहती है, वो आपकी लाइबिलिटीज है ना। और एसेट क्या है? एसेट है आपका, बेसिकली आप ऐसा समझ जाओ अभी के लिए, आपका प्रॉफिट का पार्ट। ठीक है, ये चीज आपके पास है, ये चीज आपको बढ़ोतरी देंगी, लेकिन जो चीज आपकी जेब से जाएगी, जो चीज आपके ऊपर बर्डन क्रिएट करेगी, वो लाइबिलिटीज है। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग से हमें यह भी मदद मिलती है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। और यूजर्स आप जानते हो इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो अकाउंटिंग अगर किसी कंपनी का, किसी इंडस्ट्री का मेंटेन हो रहा है, तो यूजर्स को करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल पाती है कि वो साउंड जजमेंट्स ले सकें। ठीक है, अगर कैसे ले सकेंगे, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। अगर किसी भी पर्सन को किसी कंपनी के शेयर्स में या स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना है, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी भी तो चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन को वो जो यूजर्स होंगे ये अरेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, ग्राफ्स, बार डायग्राम, या इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स जानते हो ना मन्नत? जैसे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐसे अरेंज करके ऐसे बोल देते कि ये 65% इस चीज़ में ऐसा हुआ था, है ना, 15% ऐसा हुआ था, 20% ऐसा हुआ था। जब हम इंफॉर्मेशन को इस प्रकार से अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट की फॉर्म में उसको अरेंज करना। उसके बाद अकाउंटिंग हमें यह भी मदद करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन असिस्टिंग द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्टिंग द एसेट्स, कि हम जो है अकाउंटिंग का इस्तेमाल करके प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट का फिनोमेना जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसके लेकर आ सकें। अब ये मैनेजमेंट किससे रिलेटेड चीज़ होती है? जो कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो बॉस होते हैं, बॉसेस, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी मदद हो जाती है। और एसेट जो होते हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। कैसे? अकाउंटिंग का पूरा जो प्रोसेस होता है वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। हमने यहां पर पढ़ा था ना लास्ट स्टेप, ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। तो मालिकों को कम से कम पता तो होना चाहिए कि उनका मतलब वो 6 महीने से, 6 साल से, 5 साल से, 4 महीने से जो काम धंधा रन कर रहे हैं, जो दुकान कोई पर्सन खुलकर बैठा हुआ है, उसको पता तो होना चाहिए कि उसका काम धंधा हो कैसे रहा है, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें
और फिर अपने एसेट्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें, अपना प्रॉपर तरीके से बजट बना सकें कि हमें कॉस्ट कटिंग करनी है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और अपने एसेट्स को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना है। और ये काम होगा कैसे? जब उस मालिक के पास प्रॉपर तरीके से अपने काम धंधे का रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या हैं अकाउंटिंग के? अकाउंटिंग की मदद से अच्छा, ये चीज़ याद रखना कि हमने जो ऊपर पढ़े वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि एडवांटेजेस क्या अकाउंटिंग के। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है किसी एक बिजनेस की विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, और उसके बेसिस पर हमें एक पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का भी अंदाज़ा लगता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि अकाउंटिंग है प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने वाली चीज़। अगर ऐसा ना हो तो पर्सन को सिर्फ अपनी मेमोरी के ऊपर ही विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ यार, उस दिन वो कस्टमर आया था मंगलवार को, वो इतने का सामान ले गया था, और आपके दुकान में जो बंदा काम कर रहा हो वो बोले नहीं नहीं सर आप गलत कह रहे हो, वो इतने का 250 रुपये का सामान नहीं ले गया था, 350 का ले गया था, याद करो। तो इस प्रकार की माथापच्ची करनी क्यों है? उसको जैसे ही आपका कोई सामान बिका, आपका जैसे ही कुछ खर्चा हुआ, उसको रिकॉर्ड कर लो। तो मेमोरी को रिप्लेस करने में मदद करता है बाय रिमूविंग नेसेसिटी टू रिमेंबर द ट्रांजैक्शन, के आपको जो अभी तक इंफॉर्मेशन रिकॉल करनी पड़ रही है अपनी मेमोरी के बेसिस पर, तो आपको उसका लोड ही नहीं लेना है। आप सिंपली अपनी डायरी उठाओ, आपने जहां पर भी उसको ट्रांजैक्शन को मेंटेन करके रखा हुआ है, जहां पर लिख रखा हुआ है, आप उसको सिंपली देख लो। अकाउंटिंग की मदद से हम एक पर्टिकुलर बिजनेस की करंट परफॉर्मेंस को जान पाते हैं और उसको पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर पाते हैं, ताकि हमें यह पता लग सके। फॉर एग्जांपल, अगर अपना कोई काम धंधा है जो कि साल 2025 में था और साल 2026 में, तो इस ईयर का जो प्रॉफिट है वो साल 2025 के प्रॉफिट के कंपैरिजन में वो प्रॉफिट हमारा बड़ा है या फिर वो जो प्रॉफिट है हमारा गिर गया एज कंपेयर टू साल 2025। इस तरीके के कंपैरिजन करना आसान हो जाता है अकाउंटिंग का इस्तेमाल करके। अकाउंटिंग की मदद से एक काम धंधा करने वाले को, एक बिजनेसमैन को टैक्स तो देना पड़ेगा। तो टैक्स क्या मेंटल कैलकुलेशन करके थोड़ी ना देंगे, यार मुझे ऐसा लगता है इस साल इतना प्रॉफिट हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है इतना लॉस हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है इतनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई होंगी। तो ये तो हो गया एक स्टोरी मेकिंग करना, ये तो हो गया एक रफ कैलकुलेशन, ये तो अंदाजा हो गया। अगर आपके पास प्रॉपर सारी चीज़ों के रिकॉर्ड मेंटेन है तो आपके ऊपर जो टैक्स देने की जो लायबिलिटी है, टैक्स देने का जो बर्डन है, प्रॉपर तरीके से आप देख लो कि आपका प्रॉफिट कितना है, आपका लॉस जो है वो कितना है। इसको देखते हुए आप टैक्स के कौन से स्लैब के अंदर आते हो। सरकार अलग अलग इनकम, सरकार अलग अलग लोगों को ना बांटती है मन्नत टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपकी इनकम मान लो कि 5 से 10 लाख है, ठीक है, तो सरकार आपको ये बोलेगी कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 10 से 30 लाख है तो इतने प्रतिशत आपके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो पर्सन को जब अपने प्रॉफिट और लॉसेस का पता होगा, अपनी आमदनी का पता होगा और वो चीज़ रिटर्न रिकॉर्ड में होगी, तो पता लग जाएगा ना पर्सन को कि वो टैक्स स्लैब के अंदर आने वाला है कि नहीं आने वाला, उसको आने वाले टाइम में टैक्स भरना है कि नहीं भरना है। पता चला पर्सन की जो इनकम है वो 5 लाख से ऊपर हो गई थी और सरकार ने, फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ नंबर मैंने एग्जांपल के लिए लिख रखे हैं, सरकार ने बोला था कि जिसकी इनकम 5 से 10 लाख है उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा, 10 से 30 लाख है उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई पर्सन है XYZ, ये XYZ पर्सन ये सोचकर खुश होकर बैठा हुआ था कि भाई मेरी इनकम तो 5 लाख से नीचे है और सरकार ने ये बोल रखा है कि जिसकी भी इनकम 5 लाख से नीचे है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसने मेंटल कैलकुलेशन कर लिया ऐसे ही, लेकिन एक्चुअल में इसकी इनकम थी 6 लाख या 5.5 लाख, तो इसको तो 20% टैक्स देना चाहिए था, लेकिन इसने नहीं भरा, ये सोचते हुए कि इस साल का मेरा प्रॉफिट जो है वो 5 लाख से कम है। अब इसको आ गया टैक्स नोटिस। तो इस प्रकार की माथापच्ची क्यों करनी, इस प्रकार की सरदर्दी क्यों लेनी, है ना। तो अकाउंटिंग ये वाला काम हमारा आसान कर देता है। अकाउंटिंग की मदद से ये भी पॉसिबल हो पाता है बहुत सारे बिजनेसेस के लिए कि वो लोन ले सकें बाय प्रोवाइडिंग देयर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जैसे आपने जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अपने अरेंज करके रखा हुआ है इन बुक ऑफ अकाउंट्स, इन बुक ऑफ अकाउंट्स जिसको हम बुक कीपिंग भी कहते हैं, तो आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बैंक वालों को पेश कर दो कि सर जी हमारा इतना ट्रांजैक्शन होता है
और ये हमारा प्रॉफिट होता है, ये हमारा लॉस है, आप सब कुछ ये देख लो, ये सब कुछ मेंटेन्ड है, रिकॉर्ड है, सरकारी ऑफिसों में हमने ये इन्फॉर्मेशन को दर्ज करवा रखा है, आप इंटरनेट पे भी जाकर देख सकते हो। तो इसकी वजह से कंपनीज के लिए लोन लेना आसान हो जाता है, रेदर देन आप उनको मुंह से बोलकर बताओ। अब मन्नत आप मुंह से बोलकर बैंकों को बताओगे कि यार मेरा शोरूम का प्रॉफिट इतना होता है, लॉस होता है, तो बैंक वाले क्या ट्रस्ट कर लेंगे आप पर? कोई तो चीज़ होनी चाहिए ना आपके पास प्रॉपर तरीके से। तो अगर आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो बैंक वालों को विश्वास होगा, तो आपके लिए लोन को लेना आसान हो जाएगा फ्रॉम बैंक्स। ठीक है, जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर तरीके से पेश करोगे। और आपकी फाइनेंशियल जो ये स्टेटमेंट्स होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये एक तरीके से, अगर मान लो कल को दो पार्टनर्स हैं एक कंपनी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर दो पार्टनर्स हैं, और इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो गया, और दोनों अब ये कह रहे हैं कोर्ट में जाकर कि हमें अपने एसेट्स जो हैं वो 50-50% जो है वो बांट लेने चाहिए। 50% जो भी चीज़ें कंपनी की वो पर्सन ए की हो जाए और बाकी 50% पर्सन बी की हो जाए। तो ये ओरल एविडेंस पे थोड़ी ना चीज़ें काम करेंगी कि आप कोर्ट में जाकर बोल रहे हो कि सर ये झूठ बोल रहा है, हमारा तो प्रॉफिट इतना हुआ था, हमारा तो लॉस इतना हुआ था, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कंपनी के अंदर जैसे ये बता रहा है। तो ये ओरल आर्ग्यूमेंट्स क्यों करनी? अकाउंटिंग का रिकॉर्ड अगर आपके पास मेंटेन्ड है, अगर आपके पास बुक ऑफ अकाउंट्स है, बुक कीपिंग का फिनोमेना अगर आप अपनाते हो अपने काम धंधे के अंदर, तो ये एक प्रकार से कोर्ट में एविडेंस की तरह भी काम करेगा, जिसकी बेसिस पर आप एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हो जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ताकि आप इस प्रकार के डिस्प्यूट को आराम से सेटल कर सको अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।